से वो आया है, हमने उसकी ट्रीटमेंट की है और वापस हमने उसी हॉस्पिटल में वापस रेफर कर दिया, या हेल्थ सेंटर में या फिर नर्सिंग केयर होम में। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी। आपने जो बताया है, मैंने जो क्वेश्चन था मेरा कि एक ट्रांसफर लेटर कौन सा होता है, ट्रांसफर बैक लेटर कौन सा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने भी दोनों चीजें कवर कर ली हैं, विजिट्स भी कवर कर ली हैं, और हमने एक और चीज सीखनी है आज, वो कौन सी सीखनी है? ट्रांसफर लेटर, सिंपल, ठीक है। और जो हमने कल किया था वो था वो अर्जेंट असिस्टेंट। अर्जेंट, ठीक है। तो जो ट्रांसफर बैक लेटर होता है ना, उसके अंदर ऑब्वियसली जो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री होती है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही होती है, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, ठीक है। नहीं पेशेंट होती। को जो कोई नया इवेंट हुआ है या जो भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन उसकी हुई है, वो हमारी इम्पोर्टेंट होती है। तो आप लोगों को जो मैं फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता हूँ ना, उसके पीछे रीजन यही है। एक चीज हम आपको मैंने बताई थी अपने पिछले दिनों में, कि आपने जब पेशेंट को आपने सिलेक्ट करना है कि पर्पस लिखना है, तो आप सबसे पहले देखते हो कि पेशेंट को प्रोसीजर कोई तो नहीं हुआ, या पेशेंट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई जो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है, तो वो चीजें लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो लेटर था, हमने जब राइटिंग टास्क पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द केस नोट्स राइट अ लेटर टू द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन सेंट्रविला आउटलाइनिंग द पेशेंट हिस्ट्री, ठीक है। हमने क्या करना था, पेशेंट्स की जो हिस्ट्री थी उसको आउटलाइन करना था, रिक्वेस्टिंग ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, जो उसको ऑनगोइंग मॉनिटरिंग चाहिए किसी चीज के लिए, हमने उसके लिए उसको लेटर लिखा, ठीक है। और आगे सारा उसका एड्रेस वगैरह लिखा है। अब जब हमने ये चीज पढ़ी तो उसके बाद हमने क्या पढ़ना था, हमारा क्या रोल है। हमने एक देखें, आपने देखा होगा कल भी जो लेटर था उसके अंदर भी उन्हें डेट लिखा हुआ था कि आपने कौन सी डेट एज्यूम करनी है। आज भी जो ओईटी स्टैंडर्ड का लेटर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने डेट कौन सी एज्यूम करनी है, ठीक है। You are the nurse in community health center. A patient you have monitored is going to another city to live with his daughter, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ट्रांसफर करने का रीजन क्या है। ट्रांसफर करने का रीजन क्या है कि जो पेशेंट है वो किसी और सिटी में जाके रहने लगा, और अपनी बेटी के पास उसने जाके रहना है। इसलिए जो उधर का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, हम उधर जो भी कोई इंचार्ज नर्स है, हम उसको क्या कर रहे हैं, अब ये पेशेंट रेफर कर रहे हैं ताकि वो उसकी चीजों को देखे। ये तो हो गया, हमें सिनेरियो समझ आ गया। अभी मैंने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले पढ़ना है जो 22 जून 2019 लास्ट विजिट। आपको ये चीज बताएगी हुई है कि जब भी कोई विजिट होता है या जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, तो जो लास्ट वाले नोट्स में इंफॉर्मेशन, अगर प्लान वाली फर्दर फॉलो वाली इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे विजिट वाली इंफॉर्मेशन है, जो लास्ट विजिट वाली इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो हमें हेल्प आउट करती है कि हमने अपने लेटर के अंदर लिखना क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो चीजें मिल गई हैं कि हमने क्या करना है, पेशेंट हिस्ट्री लिखनी है, और उसको जो ऑनगोइंग मॉनिटरिंग चाहिए वो कौन सी। अब देखें, यहाँ तक हमें नहीं पता कि उसको ऑनगोइंग मॉनिटरिंग किस चीज की चाहिए, वो हमें इसके लास्ट विजिट में पता चलेगा, या उसकी जो ट्रीटमेंट है, इनिशियल डायग्नोज है, उससे रिलेटेड में पता चलेगा। तो हमने क्या करना है, अभी अपने 5 मिनट के अंदर हमने उसके जो अपने राइटिंग टास्क को पढ़ लिया, उसके अंदर में समझ आ गई, हमने हिस्ट्री देखनी है, फिर हमने ऑनगोइंग मॉनिटरिंग देखनी है, और उसके बाद हमने अपनी सेटिंग देख ली। फिर 22 जून 2019 के हम नोट्स को पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है कि पेशेंट अटेंडेड विद डॉक्टर, पेशेंट मूविंग टू, यहाँ पे लिख रहा है कि मूविंग टू, ये वो अपने डॉटर है वो अपने हस्बैंड के पास रहती है। डॉक्टर विल कुक रिक्वायर एजुकेशन री पेशेंट मॉनिटरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एक पहले के एक जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो 22 के अंदर, वो कौन सी है कि डॉक्टर विल रिक्वायर एजुकेशन ऑन री पेशेंट नीड्स एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो जो डॉक्टर है उसको पेशेंट की एजुकेशन और इम्यूनिटी जो करवानी है, उसके अंदर उसको एजुकेशन की जरूरत है, ठीक है। डॉक्टर एडवाइज दैट पेशेंट रेजिस्टेंट टू डाइटरी अल्टरनेशन एंड मेडिकेशन रेजीम, तो वो रेजिस्टेंट है डाइटरी अल्टरेशन और वो चीज़ें वो नहीं एक्सेप्ट करता। पेशेंट स्टिल मिसिस और डबल डोजेज और मेडिसिन वगैरह डबल डोज कर रहा है। ये ऑनगोइंग मॉनिटरिंग के अंदर सारी चीज़ें आ रही, ठीक है। हमने क्या लिखा था, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। तो ऑनगोइंग मॉनिटरिंग किस चीज़ की होनी है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी ऑनगोइंग मॉनिटरिंग होनी है। पेशेंट कंटिन्यूज टू रिक्वायर मॉनिटरिंग एंड एनकरेजमेंट, ठीक है। लेटर, अब ये जो लास्ट लाइन है, ये हमारे लिए, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है लेटर के अंदर, क्योंकि यही तो हम लिख रहे हैं, ठीक है। एक दफा पहले भी मैंने ये चीज हाईलाइट की थी आप लोगों को कि ये जो चीज है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी आप यही लिख रहे हैं। तो हमारी ऑनगोइंग मीटिंग के अंदर कौन सी चीज आ रही है कि पेशेंट जो डबल डोजेस लेता है और रिफ्यूज करता है साल्ट शुगर अल्कोहल फैटी फूड, तो इस चीजों के लिए उसको मॉनिटरिंग और इंकरेजमेंट चाहिए, ठीक है। कि इंकरेजमेंट किस चीज के लिए चाहिए, कि वो जिन चीजों को रिफ्यूज कर रहा है वो रिफ्यूज ना करेगी, कि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
रिफ्यूजेस टू रिड्यूस, ठीक है, तो वो रिड्यूस नहीं कर रहा, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या करना है, इंकरेजमेंट करनी। तो ये हमारे क्या हो गए हैं, राइटिंग जो हमारे ऑनगोइंग मीटिंग की चीजों की। अब हमने क्या, हमारा सेकंड चीज क्या थी, पेशेंट हिस्ट्री। तो अब हमने देखना है कि एक पैसा बंदा है जो फर्स्ट टाइम इस पेशेंट को देख रहा है, उसके लिए इसकी हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्टार्ट पे क्या होता है जी, उसकी करंट मेडिकेशन लिखी हुई है, ठीक है, करंट मेडिकेशन हम जरूर शामिल करेंगे, ऐड करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो डायग्नोज्ड विद ये डायबिटीज 2 से हुआ, उसके 9 थी, डॉक्टर ने उसको रिस्ट्रिक्शन बताई, ठीक है। ये इसके इनिशियल विजिट्स के अंदर उसकी चीजें हैं, पेशेंट डिप्रेस था क्योंकि उसकी वाइफ डिसीज हो चुकी हुई थी। तो अब आगे आ जाते हैं, डॉक्टर 2018 को क्या हुआ है जी कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन, पेशेंट ऑफ पेशेंट कुकिंग फॉर सेल्फ नॉन मेडिकेशन। ये इतनी जो भी हम नर्स को लिख रहे हैं उसके लिए चीजें जानना जरूरी नहीं है, उसके लिए जानना ये जरूरी है कि इसको 2016 से डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट हो रही है, और 2017 से हमने इसको देखना शुरू किया है, ठीक है। और फिर आगे आ जाते हैं कि डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन, हमने जो भी थी। अब यहाँ पे मैंने आपको चीज सिखाई हुई थी कि जब आपके पास काफी सारे रिजल्ट आ जाते हैं तो आपने आउटकम्स देखने हैं कि कौन से विजिट है जिसके अंदर कोई नई चीज हुई है या जिसके साथ कोई चीज फाइंडिंग आई है। जो फाइंडिंग आई है जहाँ पे वो केस नोट होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पेशेंट प्रिस्क्राइब, ये ठीक है, वही चीज़ है, सेल्फ मेडिकेट, ये वही चीज़ है पुरानी, ब्लेम, पुअर मेमोरी, पेशेंट अपीयर्स अनमोटिवेटेड, ठीक है, रिजल्ट हैविंग टू टेक मेडिकेशन, ऑलवेज बीन हेल्दी, टेक्स मेडिकेशन टू करें। तो ये मिलती जुलती वही चीज़ें हैं कि जी पेशेंट जो है ना वो डायबिटीज के लिए ट्रीट हो रहा है, डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया हुआ है और वो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। तो अब हर केस नोट को जो डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट इसमें ये मेन चीज यही है कि जो डॉक्टर एजुकेशन है, जो पेशेंट की जितनी भी वो मेडिकल डायग्नोस से रिलेटेड उसकी एजुकेशन है, पेशेंट इज नॉन कोऑपरेटिव, ठीक है। और रीजन हम साथ ही अब हमें एक कीवर्ड मिला है कि ब्लेम पुअर मेमोरी, ठीक है, यहाँ पे इसको हम ऐड कर सकते हैं। एजुकेटेड रिगार्डिंग नीड टू, ये इसको चाहिए तो हमने लास्ट में बताना है, ठीक है। तो जो पहले 3 विजिट है उसके अंदर मेन चीज यही है कि डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट हुआ है, वाइफ उसकी गुजर चुकी हुई है, और वो जो उसको डाइट एजुकेशन दी गई है वो उसके साथ फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हमारा मेन इसके अंदर चीज होगी एक पैराग्राफ के अंदर। सेकेंड हमारा क्या आएगा जी, जो हॉस्पिटलाइजेशन हुई, जो हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होगा कि पेशेंट हॉस्पिटल City hospital with myocardial infarction following retrosternal pain और जो vomiting dizziness and confirmed ECG ट्रीटमेंट एज पर, ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये इसको ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है। पेशेंट नो वॉकिंग विद स्टिक, साइन ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस, रिस्ट्रिक्टेड, नो कंप्लायंस विद नॉन कंप्लायंस, स्टिल वही, ये मेन वही चीजें हैं जी, स्टिल सेल्फ कैटरिंग, डिस्कल डायबिटिक। अच्छा जी, यहाँ पे भी हमारे लिए मेन चीज यही है कि जो उसको MI हुआ उसके बाद उसको जो जैसे कंफर्म हुआ साइंस सिम्टम क्या थे वो जैसे हम सारा स्टेप वाइज लिखते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ये चीज हमारा एक पैराग्राफ आ जाएगा, 2 हो गए। और लास्ट में हमारा वो क्या हो जाएगी, एक मेडिकल हिस्ट्री का पैराग्राफ हो जाएगा, और हमारा तीसरा रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारे, मैंने क्या किया जी, 5 मिनट के अंदर अपने केस नोट्स को जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने नोट्स क्या क्या लिखने हैं, सही है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो चीज समझाने की बात है वो ये है कि देखिए, अब चूंकि ये पेशेंट ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसफर होते हुए हमने रेलेवेंट हिस्ट्री लिखनी है, तो पर्पस के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं लोगों से जिन्होंने किया कि पर्पस के अंदर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पर्पस के अंदर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ पे उसकी मेडिकल डायग्नोज इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो पेशेंट है, ये अगर तो देखे ना, ये जिस डॉक्टर के पास हम भेज रहे थे वो ऑलरेडी उसको जानता है और हम उसको बता रहे हैं, या नर्स है जो ऑलरेडी उसको जानती है, तो फिर क्या इंपॉर्टेंट हो जाना था, फिर जो उसकी जो हॉस्पिटल की जो कंडीशन थी ना वो इंपॉर्टेंट हो जानी थी। अभी जो हमारा पर्पस है लेटर लिखने का वो मेन क्या है कि हमें जो ऑनगोइंग मॉनिटरिंग है चाहिए, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग किस चीज के लिए चाहिए, कि वो जो मेडिकेशन के साथ नॉन कंप्लायंस है और जो एजुकेशन उसको दी है उसको फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। और वो कहाँ से चल रहा है मसला, वो शुरू से चल रहा है, 2017 से उसको ये मसला चल रहा है, ठीक है। जब से उसको वो डायग्नोज हुआ है, उसकी वाइफ गुजर गई है, तो उसके बाद वो उसके साथ यही मसला रहा है कि उसने चीजों के साथ कोऑपरेट नहीं किया, ठीक है। अब हम इस लेटर को लिखने चाहेंगे तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी सेम वही है जी, आपने सिलेक्ट करना है
हॉस्पिटल का नाम जो भी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और ईस्टर्न कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रोड लिखना है उसका सारा, डेट लिखनी है जो अज्यूम टुडेज डेट थी, ठीक है, डियर नर्स लिखना है, क्योंकि नर्स था, री लिखना है, मिस्टर पीटर डंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है 18 जो भी इसकी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने कैसे, आपने कहा था कि सर विजिट्स वाले लेटर हो तो हमने इसको कैसे कवर करना है, ठीक है। मैं देखिए आपको यहाँ पे एक दो बातें बताऊंगा कि आपके पास जब विजिट्स वाले लेटर आए ना तो आपने क्या करना है कि आपने मेन जो चीज है ना आपकी, वो आपने 2 से 3 डेट्स लिखनी है, सारी डेट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वो डायबिटीज से कब से ट्रीट हो रहा है, अगस्त 2016 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पर्पस लिखेंगे। पर्पस लिखने के लिए आप लिख लो थैंक यू, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं वापस उसी पे जाऊंगा। दिस लेटर हैज दिस लेटर हैज बीन, अच्छा वो मैंने कोई लिखा और उसी को उठा के इसके अंदर बस चेंजेस कर दिया ताकि आपके ये देख, ठीक है, मिल गया। दिस लेटर हैज बीन रिटन रिगार्डिंग, यहाँ पे मिस टाइलर्स की जगह क्या आ जाएगा, ये है मिस्टर पीटर, ठीक है, जो उसका नाम है हम वो लिखेंगे पीटर डन बर, ठीक है। अब जो इसकी एज है, अगर तो अगर उसकी एज आप लिखना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूंगा कि अगर तो एज लिखी हो ना ऑलरेडी केस नोट्स के अंदर तो ठीक है, अदरवाइज अगर एज नहीं लिखी ना तो आप क्या करें कि आप इसको एलिमिनेट कर दें, आप इस चीज को ना लिखें, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको हम अगर करें भी तो 2019 में हम लिख रहे हैं 19 और ये 3 जनवरी, तो ये बन जाते हैं हमारे 8 और 40, 68 के अंदर अगर हम 19 डालें तो ये बन जाते हैं 77, 87, ठीक है। तो अगर आप लिखना भी चाहें तो आप कर सकते हैं 87 ईयर ओल्ड, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि रियल एग्जाम के अंदर आप इस चीज में ना पढ़ें, ठीक है। आप इसको एलिमिनेट कर दें जब आपको पता है कि ये आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, अगर आपने एक भी गलती इसमें कर दी या टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम होगा, और अगर आपने गलती कर दी किसका माइक ऑन है इसके पास, चलिए। तो उसमें ये है कि अगर आपने एज की थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो आप बेहतर है कि अगर आपको जहाँ पे ये कंफ्यूजन आती है आप वो ना ही लिखें, ठीक है। ठीक है, अब पीटर डम्पर हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद, ठीक है, क्योंकि वो डायग्नोज ट्रीट हो रहा था बीपी, तो हम लिखेंगे हु हैज बीन डायग्नोज्ड या हु हैज बीन ट्रीटेड, आप लिख सकते हैं who has been treating या who has been diagnosed, who has been diagnosed, who has been diagnosed with diagnosed with इसकी डिजीज क्या थी, टाइप 2 डायबिटीज। हाँ जी, diagnosed with टाइप 2, ठीक है, डायबिटीज, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, टाइप 2 डायबिटीज, नो प्लानिंग टू मूव इन, जहाँ पे भी वो रहना चाह रहा है, जो उसकी बेटी का एड्रेस है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या था जी, नो प्लानिंग टू लिव इन सेंटर
वीजा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ठीक हो गया। अब यहाँ पे जैसा कि हमें शुरू में ही हमने पढ़ लिया था, अपने अज्यूम जहाँ पे हमारा टास्क लिखा हुआ था कि आपने क्या करना है, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ था कि पेशेंट जो है वो मिस्टर डब्नो प्लानिंग टू मूव इन। ठीक है। प्लानिंग टू, या नो मूविंग टू लिव इन, इस तरह भी लिख सकते हैं। यह भी ठीक है, नो प्लानिंग टू मूव इन सेंट्रल विला, या नो, ऐसे नहीं लिख, इसको लिखते हैं थोड़ा सा, इसे कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक करना। ये चीजें देखें साथ साथ, कि मैंने देखा कि यार ये आगे जाके मैंने वो एक और चीज लिखनी है तो वो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को खराब कर देगी, तो मैं लिख रहा हूँ नो मूविंग, नो ही इज। ठीक है, अब ये परफेक्ट हो गया, लेकिन नाउन हो गया, उसके आगे मैंने वर्ब लिख दिया, तो ये मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो गया। वहां पहले प्लानिंग पहले आ गया था तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हो रहा था। नो ही इज मूविंग टू। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन आ गई। सेंट्रल विला, आगे आएगा टू लिव विद हिज डॉटर। ठीक है। देयर फॉर ट्रांसफर अंडर योर एक्सपर्ट केयर फॉर, जो मेन रीजन था वो क्या था, फॉर फॉलो अप। ठीक है, हम वो लिख सकते हैं फॉर फॉलो अप, जो सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, या जो उसकी मेडिकेशन का था, लेकिन आप सेम टू सेम वही लिख दें, फॉर फॉलो अप एंड फॉर फॉलो अप। ठीक है। नो ही इज मूविंग टू सेंट्रल टू लिव विद हिज डॉटर, therefore transfer under your expert care for follow up। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। अब इसको अगर और बेहतर करना चाहें तो और भी तरीके हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैंने थैंक यू से अगर मैं स्टार्ट कर रहा था, अगर मैं उससे लिखूं तो वो ज़रा और अच्छा हो जाएगा। वो भी मैं आपको साथ लिख के दिखाता ताकि आपको ना आइडिया हो जाए, क्योंकि ये आपको इतनी डाइवर्सिटी थोड़ी सी अगर आप कर सकते हो कंट्रोल तो कर लें, अदरवाइज वो सिंपल। ये क्या है कि आपने सबसे पहले पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, पेशेंट की कंडीशन बताई, फिर जो रीजन था, मैंने आपको बताया कि देयर फॉर कब लिखते हैं, जब हमारा रीजन बताते हैं। तो अब रीजन क्या था, क्योंकि वो अपनी बेटी के पास रहने जा रहा है, इसलिए देयर फॉर ट्रांसफर अंडर योर एक्सपर्ट केयर फॉर फॉलो अप। ठीक है, जो उसकी फॉलो अप उसको चीज से चाहिए उसकी वजह से आप करें, तो हम यहाँ इसी पे रहते हैं, हम वो एक्सपर्ट वाले पे नहीं जाते, या वो डिफिकल्ट वाले पे नहीं जाते, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप ग्रामेटिकली मिस्टेक कम करें और सिंपल जो स्टेप्स है सारे उसको सारे फॉलो करते हुए सारी चीजें लिखें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया जी, पर्पस हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे ही हमारा पर्पस कंप्लीट हो गया उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या आता है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या था। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या था कि वो 2016 अगस्त से, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिस्टर, या कैसे लिखें, सिंस अगस्त 2016। ठीक हो गया, मिस्टर डम्बर हैज been treated for diabetes for his medical condition। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने उसकी मेडिकल कंडीशन का जिक्र कर दिया, बजाय ये कि हम उसको डायबिटीज को ही दोबारा लिखें। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह से वो कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रीटेड हो गया हुआ, और ट्रीटमेंट रिकॉर्ड के अंदर सिंस 2000 सॉरी ट्रीटेड फॉर हिज मेडिकल कंडीशन। ठीक है, he presented he presented to us with, ठीक है, presented to us
यहाँ इसको अगर आप लिख दे इस तरह, डायग्नोस ट्रीटेड, तो हमने ना 2017 में शुरू किया है, नहीं इसको इस तरह करके, ठीक। 2017 सिंस अगस्त 2017 मिस्टर डम्बर has been treated for diabetes, ठीक है, which is diagnosed ठीक है, diagnosed which is diagnosed, हम किसकी बेस पे किया था हमने, उसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल क्या था, which is diagnosed in on sorry on in diagnosed in August, इधर हमने क्या लिखा, सितंबर, सॉरी चले मिस्टर डायग्नोस्ड इन, अब हम ये देखें स्टेप बाय चल रहे हैं, हमने स्टार्ट उसका जो इनिशियल था उसको हमने लिया, उधर से हम लिखा कि डायग्नोस्ड इन अगस्त, ठीक है, 2016 आफ्टर आफ्टर हिज आफ्टर हिज सिंपल लिख दे, फास्टिंग फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी थी जी, सेम टू सेम आपने लिख देना जैसे उसके अंदर लिखा है, BSL। ऐसी चीज़ों को आपने कोशिश करना है कि आपने चेंज नहीं करना, कि अगर आप कोई शायद उसकी गलत ना दे दें, आप सेम टू सेम जैसे लिखा है आप वैसे ही उधर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हमने इसकी मेन चीज़ लिख दी कि उसको हमने जो उसकी डायग्नोज थी वो कैसे हुई थी, ठीक है। तो आगे हम उसका आगे मेन चीज़ हमारा देखें, मैंने आपको बताया था कि इस पैराग्राफ के अंदर मेन फाइंडिंग क्या है, जो फर्स्ट चीज़ें थी उसके अंदर क्या था कि जो अ, ये उसकी डायग्नोज का तरीका हो गया, फिर हम लिखा कि मिस्टर डम्बर या ही इज नॉन कंप्लायंट विद डॉक्टर, नॉन कंप्लायंट विद रिकमेंडेशन। मैंने आपको एक चीज और बताई हुई है यहाँ पे कि आपने साथ साथ क्या करना है कि अपने वर्ड काउंट्स का भी ख्याल रखना है कि आपके वर्ड्स काउंट जो है वो जो है वो ना कम ना हो जाए, ठीक है। ही इज नॉन कंप्लायंट विद मेडिकेशन सिंस हिज ट्रीटमेंट स्टार्टेड, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल उसका जो हो गया, थोड़ी सी उसकी हो गया, ठीक है। तो आगे इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन पेशेंट सेल्फ कुकिंग, ये इतनी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटली इनकरेज टू टेक रेगुलर, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे दो आइडियाज हो गए, हम फुल स्टॉप इधर लगा देंगे, ठीक है। इधर हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, हम इसकी थोड़ी सी जो है ना साथ ही हम सर इसकी, डबल डोज ऐड कर दें, हाँ वही मैं बता लगा, ही डबल इज डोज नॉन वाला। कंप्लायंट, नॉन कंप्लायंट के अंदर ना वो आ जाएगा डबल डोज ही ना, नॉन कंप्लायंट के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं कि जो वो है ना उसकी नॉन कंप्लायंट विद रिकमेंडेशन, ठीक है, नॉन कंप्लायंट विद नॉन कंप्लायंट मेडिकेशन, या आपकी वैसे आपने कर दिया, अच्छा किया आपने बता दिया, मेडिकेशन एंड रिकमेंडेशन, ठीक है। जो रिकमेंडेशन उसको दी जा रही है, अगर आप रिकमेंडेशन के अंदर वो चीज ऐड भी करना चाहें, लेकिन उससे क्या होना है कि आपके ना वर्ड काउंट्स बढ़ना शुरू हो जाने, आपको देखें
कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, अभी आपने हॉस्पिटल का भी सारा उसका लिखना है, आपने रिक्वेस्ट भी लिखनी है, तो ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए जानना इतना जरूरी है बस। क्योंकि जब हम किसी पेशेंट के बारे में कुछ बताते हैं ना, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हम लेटर के अंदर नहीं लिखते, ठीक है। ये तो जब पेशेंट जाएगा तो पेशेंट ने खुद भी बता देना है। हमने सिर्फ मेन चीज बतानी है, या उसकी बेटी है वो बता देगी, हमने सिर्फ मेन चीज बतानी है कि उसकी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो डायग्नोज कैसे हुआ, और वो नॉन कंप्लायंट है उससे। इसके अंदर और ऐसी ना बेसिक कोई चीज नहीं है, ठीक है। एक था, हमने ब्लेम पुअर मेमोरी का एक मैंने देखा था। पेशेंट appears unmotivated, resistant to take medication, always been healthy, takes medication, encouraged to take, रही वो चीज encourage। तो ये इसके ही आ जाएगा, वो सिंस सितंबर जब लिखा ना मैंने, तो ये सारी चीजें उसी के अंदर ही आ जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जब मेरा ये एक पैराग्राफ हो गया, इसके अंदर अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं इसकी जो मेडिकल चीजें है ना वो भी इसके अंदर ही ऐड कर दूंगा। तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इसको लिखा ना, डायग्नोज विद, इधर हम लिख सकते हैं फॉर विच, ठीक है, फॉर विच ही इज, फॉर विच ही इज टेकिंग। अब ये जो डायबिटीज है और उसकी जो कंडीशन है, नहीं इसको इधर हमने नहीं लिखना, हमने इसको नहीं करना, इसको रहने दे, इसको ऐसे ही रहने दे, ठीक है। क्योंकि हमने अभी उसकी वो दूसरी चीज जो है ना हार्ट की लिखनी है, उसके बाद हम सारी मेडिकेशन इसकी पास में डालें। तो यहाँ पे इतना काफी है, हम इसको इतना ही लिख देते हैं, जिसके अंदर मेन चीजें आ गई। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको चीज सिखाता हूँ कि जब आपने कंक्लूसिव चीजें लिखनी होती है ना, तो आप सिंपल इस तरह जो नॉन कंप्लायंट मेडिकेशन है, रिकमेंडेशन है, आप वो लिख दें। अगर आप रिकमेंडेशन के ना कुछ जो डिटेल्स होती है ना वो लिखेंगी, तो आपके केस नोट्स बढ़ जाएंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ जाएं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी जी, पूछो। जी सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर देखिए मल्टीपल विजिट्स हैं, 4 5 या हाँ जी 6 हाँ जी विजिट्स हाँ जी हैं, हाँ जी हाँ जी। तो उसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अगर एक ही प्रॉब्लम से वो बार बार आ रहा है, मींस कि हम्म उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रही, तो हम्म। हम उसको एक मतलब 2017 से 2018 तक उसका वो एक ही बना देंगे ना, सारे विजिट उसके अब अंदर ही आ देखिए मैं जाएंगे। आपको यही चीज बताने लगा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिंस सितंबर, इसके अंदर सिंस सितंबर से वो सारे 3 4 विजिट जो ना उसके साथ ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे जब उसका जो मेन हॉस्पिटल वाला एडमिशन है वो मैं लिखूंगा, रीजन है, मैं अब वो उधर आने लगा हूँ। फिर हम लिखेंगे इन जून, ठीक है। अब हम आ जाएंगे हॉस्पिटल वाले भी को, वो एक स्पेशल इवेंट है जो उसकी जिंदगी में हुआ है। हम लिखेंगे इन जून 2018, ये एक विजिट हो गया, डेट आ गई। उसके बाद जो स्पेशल चीज, इस तरह आपके जो केस नोट्स होंगे, आपने देख रहा है कि आपके केस नोट्स के अंदर कोई डिफरेंट चीजें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे इसकी एडमिशन की चीज है वो मैं इसके अंदर लिख लूंगा, ठीक है। इन जून 2018, ठीक है। ओके, ही सफर, ये पास्ट वाली चीज है, ठीक है। सफर आ मायो, आपने जो बात बताई है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, क्योंकि जो आपके केस नोट्स होंगे ना, आपने उसको देख के तो आपने अपने चेंज करने हैं सारे सिलेक्शन के, मैंने इसको आगे लिखना है कि पीछे लिखना है। अभी आप देखिए कि मेडिकेशन मैं सारी यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन चूंकि जो हार्ट की मेडिसिन भी मैंने एक ही दफा बतानी है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस जगह पे मेडिसिन का जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इस जगह पे मेडिसिन का जिक्र करूंगा तो वो या फिर अगर मैं करता भी हूँ तो इधर मुझे सिर्फ उसकी जो कर देते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, हम जो सिर्फ उसकी डायबिटीज की मेडिसिन है ना, हम सिर्फ उसको इधर हाईलाइट करेंगे। चलिए हम इसको पहले कंप्लीट कर ले, साथ साथ क्या इंफॉर्मेशन फॉर विच ही हैज, ही वॉज, ही वॉज, याद रखना, ही वॉज हॉस्पिटलाइज, ठीक है। क्योंकि वो इवेंट हुआ था, वो खत्म हो गया, वो इवेंट कंटिन्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पास्ट में ही रहने दूंगा। ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एट सिटी हॉस्पिटल इन न्यू टाउन, जो उसका दूसरी जगह थी जहां पे हुआ था, हमने वो लिख दी, ठीक है। तो आगे, तो जब उसको ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था, तब उसको उन्होंने डायग्नोज क्या किया था, ठीक है। वो किस बेस पे किया था, वो हम देखेंगे कि वो उसने क्या करा था। उसको हम थोड़ा सा मैं जैसे पढ़ लूँ, साथ साथ मैंने लिखना है अभी। यहाँ पे क्या हुआ था जी कि उसको ना मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था फॉलोइंग, फॉलोइंग देखा ना, उसको साथ ही क्या हुआ था, फॉलोइंग
रेट्रोस्टर्नल पेन डिजिट, ये इसको कंप्लेन हुई थी, और यहाँ पे उसको उन्होंने कन्फर्म बाय ईसीजी, ये चीजें हमने मेंशन करनी, ठीक है। रिमेंबर प्रिस्क्राइब डायग्नोज विद आर्टीरियल फिब्रिलेशन पोस्ट में कमेंट सैल्वेटेबल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे काफी मेडिसिन का जिक्र है, तो हमने इसको बड़े अब एहतियात से ना करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे थे, हमने लिखनी है कि जो पेशेंट है उसको ये हुआ था, ठीक है, मायोकार्डियल इंफाक्शन, ही वाज सफर्ड अ मायोकार्डियल इंफाक्शन। अब देखिए दो चीजें हैं जहाँ पे, जब हमने ऑलरेडी मायोकार्डियल इंफाक्शन का बता दिया है तो हमें सिम्टम्स का बताने का जरूरत नहीं है। अगर उसको, अगर हम शुरू में लिख दें कि ही प्रेजेंटेड विद, यहाँ तो हम लिखते हैं ही प्रेजेंटेड विद, फिर ये सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपको ये सीखना यहाँ पे ये है कि आपने अपने वर्ड्स काउंट किस तरह कम करने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें होती हैं लिखने के लिए, लेकिन आपने वर्ड्स काउंट को देखना है कि अगर मैं हर सिम्टम को, हर चीज को अलग अलग करके लिख रही हूँ तो मेरे वर्ड काउंट कितने जगह। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने इसको कंक्लूड कर देना है कि उसको ये जो थी ना न्यू टाउन हॉस्पिटल में हुआ था, वो उसी के अंदर आ जाएगा। फिर उसी हॉस्पिटल एडमिशन में क्या हुआ था हम वो लिख देते साथ ही वॉज, पास्ट में रहेंगे, ही वॉज डायग्नोज्ड विद, या इसको हम ऐसे करते हैं फॉर विच ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, यहाँ पे करते हैं कि सफर्ड माइक्रोन इंफेक्शन और, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर इन दोनों को ऊपर वाले पैरे में लिख दिया जाता हम्म। 2017 से लेके नहीं नहीं, वो 2018 ना अलग आना था, जो तो हॉस्पिटलाइज वाला ना वो अलग आएगा। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ना मेडिसिन अभी मैंने ऐड करनी है, डायबिटीज वाली ना, वो जो डायबिटीज वाली जी मेडिसिन है सर। ना वो मुझे उधर ही लिखनी चाहिए थी। चले वो मैं, आप बोल रही हूँ तो मैं साथ ही ना उसको उधर लिख ही देता हूँ ताकि वो पैराग्राफ आपका कंप्लीट लगे। अब हमें पता है कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहा है, इधर हम लिखेंगे for which फॉर, he is taking यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ जी, यहाँ पे, जहाँ पे 9 है, फॉर विच ही इज टेकिंग, या ही हैज बीन कमेंस्ड, फॉर विच ही, फॉर विच ही हैज बीन कमेंस्ड, ठीक है। अब वो जितनी भी डोज लिखी हुई है ना वो हम सेम सेम लिख देंगे, ही हैज बीन कमेंस्ड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। अच्छा ये जो मेडिसिन है ना, फॉर विच, तो ये हाँ लिख ठीक है। सकते हैं for which he is taking metformin 500 नहीं mg। नहीं नहीं नहीं, नहीं लिखना, डिटेल नहीं हमने लिखनी मेडिसिन की। उसकी रीजन पता क्या है? क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर आप देखेंगे ना वहाँ पे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई पर डे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, लिख रहे हैं